कक्षा 7 गणित आज हम लोग हल करने वाले हैं प्रश्नावली 5.1 को। इस प्रश्नावली को हल करने से पहले जो हम लोग का चैप्टर है, चैप्टर का नाम रेखा और कोण, थोड़ा हम लोग रेखा और कोण के बारे में समझते हैं। इसके बाद ही हम लोग प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करते हैं। यहाँ पर हमने लिख दिया अध्याय 5 रेखा और कोण। थोड़ा हम लोग रेखा के बारे में समझते हैं। देखिए, रेखाएं निर्माण किस प्रकार से होती हैं। रेखाओं को निर्माण करने के लिए आपको बिंदु का आवश्यकता होगा। तो बिंदु को हमने पढ़ा है। बिंदु क्या होता है, इस प्रकार से हमने पेंसिल इस प्रकार से कोना लगा दिया ना, पेंसिल का नोक हमने लगा दिया, तो इस प्रकार से बिंदु का निर्माण हो गया। बिंदु होता क्या है, बिंदु वह होता है जिसका ना ही लंबाई होता है, ना ही चौड़ाई, ना ही ऊंचाई, ना ही मोटाई, कुछ भी नहीं होता है। बस इस प्रकार से आपको पेन या पेंसिल जो भी उठाएंगे इस प्रकार से बिंदु लगा देंगे, मतलब यहाँ पे इस प्रकार से नोक से लगा देंगे ना, तो जो आकृति आपको प्राप्त हो रहा है, ठीक है, जो आपको प्राप्त हो वही उसी को बोलते हैं बिंदु। ठीक है, बिंदु या इसे पॉइंट बोलते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं, इसे बोल देंगे बिंदु। अब यहाँ पे रेखा का देखिए निर्माण इसी प्रकार से होगा। जब यहाँ पे बिंदुओं को ना, यहाँ पे जैसे यहाँ पर हम बना रहे हैं, बिंदुओं को आप एक साथ एक रेखा में रखें ना, इस प्रकार से बहुत सारे बिंदुओं को साथ में रखेंगे तो इस प्रकार से रेखा का निर्माण होता है ना। रेखा के बारे में पढ़ रहे हैं। यहाँ पर हमने एक रेखाखंड यहाँ पे खींच दिया है। ठीक है, ये रेखाखंड होता क्या है, रेखा का एक भाग रहेगा जिसकी आप लंबाई माप पाएँ। इसमें 2 अंत बिंदु होते हैं। यहाँ पे जहाँ से शुरुआत हो रहा है, मतलब यहाँ पे ये दोनों अंत बिंदु आपको ज्ञात रहेंगे। जैसे मान लेते हैं कोई भी आपकी लंबाई है, ठीक है, मान लेते हैं ये पेपर ही है, पेपर का यहाँ पे यदि किनारों को लिया जाए ना तो ये एक रेखाखंड बना रहा है। ठीक है, इसकी यदि आप लंबाई नाप देंगे या फिर कोई भी आयत हो जाए, वर्ग हो जाए, कोई भी आकृति रहे ना, तो उसमें रेखाखंड रहेंगे तो उसको यदि नाप दिए, ठीक है, यहाँ पे सीधी रेखाएं होनी चाहिए, यदि उसको आप नाप दिए तो वो हो गया रेखाखंड। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं हम, ये हो गया रेखाखंड। और रेखाखंड को लिखते किस प्रकार से, जैसे यहाँ पर हमने ए बी लिख दिया ना, ए बी रेखाखंड है, तो यहाँ पे रेखाखंड ए बी को इस प्रकार से लिखते हैं, ए बी लिख देंगे और इस प्रकार से सिंपल चिन्ह बना देंगे। ठीक है, ये हो गया रेखाखंड ए बी का। इस प्रकार से यदि ए बी लिखा रहेगा तो सिंपल आपको यहाँ पे रेखाखंड का चिन्ह बना देना है ना। ये हो गया रेखाखंड, इस प्रकार से इसका सिंबल बनता है, तो ये हो गया रेखाखंड। अब देखिए हम लोग किरण के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे यहाँ पर ना एक अंत बिंदु आपको ज्ञात रहेगा, एक अंत बिंदु आपको ज्ञात है, मान लेते ए ज्ञात है, लेकिन यहाँ पर जो बिंदु है, मान लेते चलिए बी हमने लिख दिया, यहाँ पर बी यहाँ पर अपरिमित रूप से चलता चला गया। ठीक है, यहाँ पर रेखा यह कहाँ तक जा रही है इसको आपको नहीं पता है, तो इसे बोल देते हैं किरण। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं किरण। अच्छा, इसको प्रदर्शित किस प्रकार से करते हैं, यहाँ पे ए बी लिख देंगे और इस प्रकार से किरण के लिए चिन्ह बना देंगे, है ना। तो यह हो गया किरण। एक अंत बिंदु ज्ञात रहेगा, एक बिंदु अज्ञात रहेगा, तो इस प्रकार से किरण का निर्माण होता है। एग्जाम्पल के लिए आप सूर्य की किरणें ले सकते हैं। ठीक है, आपको पता रहेगा कहाँ से स्टार्ट हो रही है लेकिन कहाँ तक जा रही हैं वो पता नहीं है आपको। ठीक है, तो ये हो गया किरण। और यहाँ पर फिर हम लोग एक रेखा का उदाहरण ले लेते हैं। यहाँ पे जैसे रेखाखंड हो गया ना, रेखाखंड को यदि अपरिमित रूप से आप आगे बढ़ाते जाए ना तो इस प्रकार से रेखा का निर्माण होगा। ठीक है, इसमें दोनों अंत बिंदु आपको ज्ञात नहीं रहेगा, है ना। यहाँ पे यह अपरिमित रूप से रेखा आगे भी चलती चली जाएगी, है ना। इसका यहाँ पे यदि दिखाना रहेगा, यहाँ पे लिख देते हैं, यह रेखा है आपका, रेखा का एक भाग रेखाखंड होता है, एक किरण होता है। एक अंत बिंदु ज्ञात रहेगा तो किरण का निर्माण करेगा, यदि दोनों अंत बिंदु ज्ञात हो गया तो रेखाखंड होता है। और रेखा की बात करें तो रेखा में आपको दोनों अंत बिंदु ज्ञात नहीं होते हैं ना। यहाँ पे यह भी अपरिमित रूप से इधर भी आगे चलता चल जाएगा, अपरिमित रूप से आगे इधर भी चलता चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दोनों तरफ तीर बनेगा। ठीक है, और यहाँ पर किरण के लिए एक तीर और यहाँ पे रेखाखंड के लिए कोई तीर नहीं। ठीक है, चलिए इसको लिखना रहेगा तो ए बी, इसको लिखेंगे तो यहाँ पे ए बी का चिन्ह बना देंगे और दोनों तरफ इस प्रकार से तीर बना देंगे। ठीक है, रेखा मतलब रेखा के लिए यही सिंबल है, ए बी लिखकर यहाँ पे रेखा का चिन्ह बना देंगे। किरण के लिए भी हमने बताया, रेखाखंड के लिए बताया। अब यहाँ पर रेखा के बारे में हमने समझ लिया। अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं कोण के बारे में। जब दो सीधी रेखाएं ना, जब दो सरल रेखाएं एक बिंदु पर आकर मिलती हैं तो इस प्रकार से कोण का निर्माण होता है। जो यहाँ पर बीच में झुकाव आपको बन रहा है ना, यही आपका कोण है। ठीक है, आप अपने पेंच का किनारे भी ले सकते हैं। ठीक है, यदि दो मान लेते हैं, देखिए यह पेंच ही हम लोग का हो गया। यहाँ पर यदि हम इसे दो रेखा समझ लीजिए या रेखाखंड समझ लीजिए, यहाँ पर दो रेखाखंड जहाँ पर मिले तो यहाँ पर क्या बन रहा है, कोण बन रहा है। अगर नापना रहेगा तो कितना अंश का बनेगा, फिलहाल में इस पेपर के लिए हम बता रहे हैं कि 90 अंश का कोण बनेगा। ठीक है, प्रत्येक कोई भी पेपर रहेगा यदि उसका आप कोना लेंगे तो 90 अंश का कोण बनेगा। इस प्रकार से कोण का निर्माण होता है। यदि मान लेते हैं आपके घर का यहाँ पे तल हो गया, फर्श हो गया, और यहाँ पे दीवार के साथ यदि आप कोण बनाएंगे तो यहाँ पर भी 90 अंश का कोण बनेगा। ठीक है, यहाँ पर 90 अंश का कोण बनेगा। इसी प्रकार से जहाँ पर भी दो रेखाखंड एक दूसरे से मिले या रेखाएं मिले या फिर किरण भी मिलेगा, ठीक है, जहाँ पर भी एक दूसरे से मिले मतलब प्रतिच्छेद करेंगे या मिलेंगे तो यहाँ पर जो भी बीच में झुकाव बनेगा यही आपका कोण बनता है। ठीक है,
दर्शाना रहेगा, चलिए थीटा से दर्शा देते हैं। बाकी ये कोणों को आप बनाना जानते हैं, 30 अंश 40 अंश कोण बनाना रहेगा तो आप चांदी की मदद से बना देते हैं। तो यही है कोण के बारे में हमने समझ लिया। अब चलिए यहाँ पर हम लोग संबंधित कोणों के बारे में समझते हैं, ठीक है। यही आपको प्रश्नावली में पूछेगा। पहला हम लोग समझ लेते हैं पूरक कोण। पूरक कोण क्या होता है ना, जब दो कोणों के मानों का योग 90 अंश होता है तो ये कोण पूरक कोण कहलाते हैं। कह रहा है ना कि जब दो कोण होने चाहिए, यदि आप उनका योग कर दें तो 90 अंश मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये कोण पूरक कोण कहलाएंगे, ठीक है। पूरक कोण कब कहलाएंगे, जब दो कोणों को हम लोग जोड़ेंगे और 90 अंश हो जाएंगे तो हम लोग बोल देंगे कि दोनों कोण आपस में क्या है, पूरक कोण है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है जब दो कोण पूरक होते हैं तो इनमें से प्रत्येक कोण दूसरे का पूरक कहलाता है। मतलब जैसे यहाँ पर हमने एग्जाम्पल के लिए लिख दिया हुआ है, यहाँ पे दो हमने बना दिया है, ठीक है, दो कोण बना दिया है। यहाँ पर 30 अंश है, यहाँ पर 60 अंश है। इन दोनों कोणों को हम लोग जोड़ेंगे, फर्स्ट और सेकंड करके हमने लिखा हुआ है। इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे, यहाँ पे 60 अंश है और यहाँ पे 30 अंश है। इन दोनों का हम लोग योग कर दें तो कितना आपको मिलेगा, 90 अंश मिल जाएगा। तो ये दोनों कोण आपस में पूरक कोण कहलाएंगे, ठीक है। 60 अंश का पूरक कोण कहलाएगा 30 अंश, 30 अंश का पूरक कोण कहलाएगा 60 अंश। इसी प्रकार से सेकंड में हमने इस प्रकार से लिखा है, एक 65 अंश का कोण बना दिया, एक हमने 35 अंश का, ठीक है। इन दोनों को जोड़ देंगे 65 और 35 को, तो आपको फिर 90 मिल जाएगा। तो दोनों कोण आपस में पूरक कोण है। 65 का पूरक कोण बोलेंगे तो ये 35 हो जाएगा और 35 का पूरक कोण बोलेंगे तो यहाँ पे 65 अंश हो जाएगा। इसी प्रकार से पूरक कोणों में ध्यान रखेंगे कि दो कोण रहेंगे, दोनों का योगफल 90 अंश होना चाहिए, तो आपस में पूरक कोण कहलाएंगे। चलिए हो गया। और हम लोग समझ लेते हैं समपूरक कोण के बारे में। समपूरक कोण क्या होता है, जब दो कोणों के मानों का योग 180 अंश होता है तो ये कोण समपूरक कोण कहलाते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि यहाँ पे समपूरक है, ये समपूरक है और यहाँ पे ये पूरक कोण था। समपूरक में यहाँ पे दो कोणों का योगफल कितना होना चाहिए, 180 अंश होना चाहिए। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए हमने, यहाँ पर ये 70 अंश है, यहाँ पर 110 अंश है। यह दोनों कोण आपस में पूरक कोण कहलाएंगे, है ना, क्योंकि 70 और 110 अंश को जोड़ देंगे तो आपको 180 प्राप्त हो जाएगा। तो 70 अंश का समपूरक कोण कौन है, 110 अंश है, और 110 अंश का समपूरक कोण कौन बनेगा, 70 अंश। वो इसी प्रकार से यहाँ पर भी हमने एग्जाम्पल लिखा हुआ है, 120 और यहाँ पे 60 को जोड़ देंगे तभी भी आपको 180 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे 120 अंश का पूरक कोण मतलब पूरक कोण कहलाएगा 60 अंश, और 60 अंश का पूरक कोण कहलाएगा 120 अंश। इसी प्रकार से करना है। अब चलिए हम लोग आ जाते हैं प्रश्नावली के प्रश्नों पे। आ जाते हैं प्रश्नावली के पहले प्रश्न में। पहला प्रश्न दे दिया गया है, निम्नलिखित कोणों में से प्रत्येक का पूरक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर शब्दों का ध्यान रखेंगे, यहाँ पे पूरक दे दिया गया है तो पूरक का मतलब ये हुआ कि दो कोणों का योगफल 90 अंश होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट प्रश्न में आपको दे दिया है 20 अंश, और 20 अंश का हमें पूरक ज्ञात करना है। तो इतना पता है कि दोनों को जोड़ेंगे तो हमें कितना 90 अंश प्राप्त होना चाहिए। एक मतलब यहाँ पे एक 20 हो गया, दूसरा कोण कितना अंश का होना चाहिए, हो जाएगा 70, और उसको हम लोग ज्ञात किस प्रकार से करेंगे, हम लिख देते हैं 20 अंश का पूरक। हम पता है कि दोनों कोणों का योगफल करने पर 90 अंश प्राप्त होगा, तो 90 अंश में से 20 अंश को घटा दीजिए। यहाँ पे लिख देते हैं 90 अंश में से 20 अंश को घटा देंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा। चलिए एक ही लाइन में लिख देते हैं, 90 में से 20 घटा देंगे तो आपको 70 अंश प्राप्त होगा, ठीक है। 20 अंश का पूरक आपको मिलेगा 70 अंश। ये हो गया इस प्रकार से। आ जाते हम लोग सेकेंड वाले प्रश्न पे। सेकेंड वाले प्रश्न में आपको दे दिया गया है 63 अंश। इसका हम लोग पूरक ज्ञात कर देते हैं, 63 अंश का पूरक। तो यहाँ पर 90 में से घटाना है, 90 अंश में से यहाँ पे 63 अंश आप घटा देंगे, घटाइए। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 में से एक हासिल दे देगा, यहाँ पर एक हासिल दे देगा। 10 में से यहाँ पे 3 घटा देंगे तो आपको 7 मिलेगा। एक हासिल देने के कारण यहाँ पर बचा हुआ है 8, 8 में से 6 घटा देंगे 2 मिलेगा। आपको 27 अंश मिला। 63 अंश का पूरक कितना है, 27 अंश है। यदि इन दोनों को जोड़ देंगे ना, 27 अंश यहाँ पे 63 अंश, तो आपको 90 अंश मिल जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से हम ज्ञात भी कर रहे हैं, 90 में से ही घटा रहे हैं। ये हो गया। चलिए हम लोग थर्ड प्रश्न पे आ जाते हैं। थर्ड में आपको दे दिया गया 57 अंश है, इसको भी हम लोग ज्ञात कर देते हैं, लिख देते हैं 57 अंश का पूरक। यहाँ पर भी 90 अंश में से घटाकर ज्ञात कर लीजिए, 57 अंश घटाइए। यहाँ पर 10 में से 7 घटा देंगे तो आपको 3 मिलेगा, ठीक है। एक हासिल दे दिया यहाँ पर बचा है 8, 8 में से 3 घटा देंगे 5 3 8, 3 हो जाएगा। 33 अंश आपको प्राप्त हुआ। यहाँ पे 57 अंश का पूरक 33 अंश मिला। यदि 33 अंश का भी पूरक पूछता है तो 57 अंश हो जाता, और 57 अंश का पूरक 33 अंश बनेगा, क्योंकि इन दोनों का योगफल 90 अंश होगा। प्रश्न नंबर 2 दे दिया गया, निम्नलिखित कोणों में से प्रत्येक का संपूरक ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि यहाँ पर आपको संपूरक ज्ञात करना है, मतलब दो कोणों का योगफल 180 अंश होना चाहिए। अब फर्स्ट में दे देगा 105, तो आपको दूसरा इसका मतलब 105 अंश का पूरक कितना हो जाएगा, 180 अंश में से घटा कर इसको ज्ञात कर लीजिए, ठीक है। इसी प्रकार से आपको ना यहाँ पर 87 दे देगा, यहाँ पर भी 180 में से हम लोग घटाकर इसका पूरक ज्ञात कर लेंगे। इसी प्रकार से कर दीजिए, लिख देते हैं। पहले प्रश्न में आपको दे देगा ना 105 अंश का पूछा हुआ है, लिख देते हैं 105 है, 105 लिखते हैं। 105 अंश का
यहाँ पर ध्यान में रखेंगे कि समपूरक आपको ज्ञात करना है, मतलब दो कोणों का योगफल 180 अंश होना चाहिए। तो 180 अंश में से इसको घटाकर ज्ञात कर लीजिए उसको, इसका संपूरक 105 अंश का संपूरक 180 अंश ऋण 105 अंश। घटाएंगे तो यहाँ पे एक हाथ से दे देगा, 10 में से 5 घटेगा तो आपको 5 मिलेगा, 5 मिला। अब यहाँ पर बचा हुआ है 7, 7 में से 0 घटा देंगे तभी भी आपको 7 ही मिलेगा। और यहाँ पे जो सैकड़े का स्थान है, इकाई दही सैकड़ा का जो स्थान है वो घटकर 0 हो जाएगा, ठीक है। 75 अंश आपको प्राप्त हुआ, मतलब यहाँ पे 105 अंश का संपूरक आपको कितना मिला, 75 अंश मिला, ठीक है। और 75 अंश का भी संपूरक की बात करता तो यह हो जाता 105 अंश। इन दोनों को आप जोड़ देंगे तो 180 अंश आपको प्राप्त हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार से आ जाते हैं हम सेकेंड वाले प्रश्न पे। सेकेंड वाले प्रश्न में आपको दे दिए गए 87 अंश, लिखते हैं 87 अंश का संपूरक। यहाँ पर भी 180 अंश में से घटा दीजिए, 87 अंश को घटा दीजिए, एक हासिल दे देगा यहाँ पे, तो एक हासिल देने के कारण यहाँ पर हो जाएगा 10, 10 में 7 घटा, आपको 3 मिला, ये हो गया। अब यहाँ पर बचा हुआ है 7, 7 में से 8 नहीं घट रहा है, एक हासिल दे देगा, मतलब पूरा 17 हो जाएगा। 17 में से फिर आपको 8 घटा लेना है, ठीक है। 17 में से जब 8 घटा देंगे तो आपको 9 मिलेगा, 93 अंश मिला। मतलब 87 अंश का संपूरक आपको कितना मिला, 93 अंश, ठीक है। और 93 अंश का संपूरक पूछता तो यहाँ पर आपको हो जाता 87 अंश। चलिए इसी प्रकार से ज्ञात करना है, एक संपूरक मतलब एक कोण दे दिया रहे तो उसका संपूरक ज्ञात करना है, सिंपल आपको 180 में से घटा देना है तो उसका संपूरक ज्ञात हो जाएगा। चलिए यहाँ पे सेकंड प्रश्न भी हल हो गया। आ जाते हैं हम लोग थर्ड वाले पे। थर्ड वाले में 154 दे दिया गया, 154 अंश का संपूरक। यहाँ पर भी 180 अंश में से घटाइए 154 अंश को, तो एक हासिल दे देगा 10 हो जाएगा, 10 में से 4 घटेगा तो 6 मिलेगा, ठीक है, 6 मिला। अब और यहाँ पर बचा हुआ है 7, एक हासिल देने के कारण यहाँ पर 7 बचा है, 7 में से 5 घटा देंगे तो आपको 2 मिलेगा, ठीक है। 7 में से 5 घटा देंगे 2 और सैकड़े का स्थान घटकर 0 हो जाएगा, 26 अंश मिला। 154 अंश का संपूरक 26 अंश है। आ जाते हैं प्रश्न नंबर 3 में। प्रश्न नंबर 3 देगा कोणों के निम्नलिखित युग्मों में से पूरक एवं संपूरक युग्मों की पृथक पृथक पहचान कीजिए। तो यहाँ पे फर्स्ट से लेकर यहाँ पे 6 प्रश्न कुल दे दिया गया और यहाँ पे युग्म दे दिया गया कोणों का। आपको बताना है कि कौन इसमें से पूरक है और कौन सा युग्म यहाँ पे संपूरक है, ये बताना है। युग्म मतलब जोड़ा करके आपको दे दिया गया, दो दो कोण दिए गए। अब दोनों कोणों को हम लोग जब जोड़ देंगे 180 अंश मिलेगा तो हो जाएगा संपूरक, और जब जोड़ देंगे दो कोणों को तो यदि उनका एक फल आपको 90 अंश मिलेगा तो हो जाएगा पूरक। सिंपल है, बस इसी प्रकार से आपको करना है। यहाँ पर पहला कोण आप देख रहे हैं 115 अंश है और यहाँ पे 165 मतलब यहाँ पे 65 जोड़ेंगे ना तो यहाँ पर आपको संपूरक मिलेगा, है ना, जोड़ने पर 180 अंश मिलेगा, ठीक है। चलिए इसको हम लोग पहले को हल करते हैं, नोट करते हैं। सिंपल आपको दोनों कोणों को जोड़ना है, जोड़ेंगे जो 90 अंश मिला वो हो जाएंगे, उनका युग्म जो हो जाएगा वो पूरक हो जाएगा, और जो जोड़ेंगे हम लोग यदि 180 अंश मिल जाएगा तो हो जाएगा संपूरक। सिंपल है, इसी प्रकार से करना है। हम जोड़ देते हैं 65 अंश प्लस 115 अंश को आप जोड़िए, यहाँ पे आपको 180 मिलेगा, बाकी जोड़कर हम दिखा देते हैं। इकाई स्थान पे जोड़ देंगे तो 5 5 10 हो जाएगा, एक हासिल बना, फिर यहाँ पे 6, एक यहाँ पे 7 और एक हासिल 8, ये हो गया। सैकड़े का स्थान पर भी एक बचा हुआ 180 अंश मिला है। तो यह दोनों कोण जो यहाँ पे दोनों कोण दे दिए गए थे इनका युग्म क्या बनेगा, संपूरक बनेगा, क्योंकि योगफल 180 अंश आ रहा है, तो यहाँ पे इनका युग्म जो है वो संपूरक बनेगा, ठीक है। ये फर्स्ट प्रश्न हल हो गया। सेकंड पे आ जाते हैं। सेकंड में आपको युग्म दे दिया गया 63 अंश प्लस यहाँ पे 27 अंश, जोड़ दीजिए। यहाँ पे जोड़ देंगे तो 90 ही हो जाएगा, 7 3 10 हो जाएगा, 10 को 0, एक हासिल, और यहाँ पे दाहिने का स्थान जोड़ते हैं, 6 में 2 जोड़ देंगे 8 हो जाएगा, 8 एक हासिल 9 हो जाएगा, 90 अंश मिला, जो कि यहाँ पे दोनों का युग्म है या पूरक है, ठीक है। यहाँ पे 63 का पूरक की बात करेंगे तो 27 हो जाएगा, 27 का पूरक की बात करेंगे 27 अंश का पूरक की बात करेंगे 63 अंश हो जाएगा। इसी प्रकार से चलिए आ जाते हम लोग थर्ड वाले पे। थर्ड में आपको दे देगा 112 अंश प्लस यहाँ पे 68 अंश, इनको हम लोग जोड़ते हैं, जोड़ देंगे तो यहाँ पर 180 अंश आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर देख रहे हैं 100 से अधिक है ना तो 180 अंश ही मिलेगा, यहाँ पे लिख देते हैं 180 अंश, ये हो गया संपूरक। इनका युग्म आपस में संपूरक है, बाकी आप जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं। चलिए यहाँ पे चौथे प्रश्न पर आ जाते हैं। चौथे में आपको दे देगा 130 अंश और यहाँ पे 50 अंश, यहाँ पर भी जोड़ देंगे तो 5 3 8 180 अंश ही मिलेगा। यहाँ पर भी हो गया संपूरक। और यहाँ पर पाँचवें पर आ जाते हैं। पाँचवें में युग्म दे देगा 45 अंश
प्लस यहाँ पर दोनों 45 अंश कोण है, दोनों को जोड़ देते हैं, 45 45 90 हो जाएगा। तो यहाँ पर यह बना पूरक, ठीक है। ये दोनों युग्म आपस में पूरक हैं, 45 अंश का पूरक 45 अंश बनेगा, 45 अंश का पूरक 45 अंश बनेगा। इसी प्रकार से यहाँ पे छठे पर आ जाते हैं। छठा आपको दे देगा ना, यहाँ पे 80 अंश और यहाँ पे 10 अंश, यही दो कोण दे दिए गए। 80 और 10 को जोड़ देंगे तो 90 हो जाएगा, 90 अंश। तो यहाँ पे जो कोणों का युग्म दे दिया गया, यह क्या है, आपस में पूरक है। आ जाते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। प्रश्न नंबर 4 दिया गया, ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक के समान हो। पूरक के समान का होने का मतलब ये हुआ है ना कि दोनों, मतलब एक जो भी कोण रहेगा दोनों आपस में बराबर ही है, ठीक है। एक का पूरक दूसरा कोण हो जाएगा, दूसरा का यहाँ पे पहला हो जाएगा। जैसे आपने यहाँ पर ज्ञात किया है ना, यहाँ पे जो 45 45 ज्ञात किया यही है पूरक। हल करेंगे तो आपको यही मिलेगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि दोनों कोणों का योगफल पूरक में कितना 90 अंश होगा। 90 अंश होगा तो यहाँ पे दोनों समान है, यदि दोनों को बराबर बराबर करेंगे तो 45 45 अंश हो जाएगा। लेकिन इसको आपको हल करना है, ठीक है। माना हम लोग लिख देते हैं, माना को दोनों को हम लोग सेम मान लेते हैं। माना पूरक के समान कोण यक्स अंश है, हम लोग मान लेते हैं। अब प्रश्नानुसार, अब प्रश्न के हिसाब से यही दे दिया गया था। अब समीकरण यहाँ पर बना लीजिए, दोनों का वैल्यू आपको समान करना है और यहाँ पर बताया कि दोनों आपस में पूरक है। पूरक मतलब दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो 90 अंश मिलेगा। तो यहाँ पर दोनों को हम लोगों ने x माना है क्योंकि दोनों समान ही है। तो इन दोनों का योगफल, दोनों कोणों का योगफल कितना हो जाएगा, पूरक मतलब 90 अंश के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमने 90 लिख दिया, ठीक है। चलिए 90 अंश लिख देते हैं। अभी यहाँ पे x में x जोड़ देंगे तो 2x हो जाएगा, बराबर है यहाँ पे 90 अंश। अब यहाँ पे दोनों पक्षों में 2 से भाग दे दीजिए, दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर भाग देते हैं, 2x बटा 2 हो जाएगा। और यहाँ पे 90 अंश में भी आपको 2 से भाग देना पड़ेगा, अंश और में 2 समाप्त हो जाएगा। x का वैल्यू आपको यहाँ पे 90 का आधा कर देंगे तो अभी भी आपको 45 अंश मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है, 90 अंश को 2 बराबर भागों में बांट दिया तो यहाँ पे x का वैल्यू आपको 45 अंश प्राप्त हुआ, ठीक है। अतः यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, अतः पूरक के समान कोण, पूरक के समान कोण में प्रत्येक का मान 45 अंश है, ठीक है। यहाँ पर आपको प्रश्न में आपको यही दे दिया गया था ना कि पूरक तो रहे, ठीक है, और ऐसा कोण बताइए कि दोनों आपस में समान रहे। मतलब यहाँ पे देखिए दोनों 45 45 अंश ही हो जाएगा। यदि 45 अंश का आप पूरक ज्ञात करेंगे ना तो फिर आपको 45 अंश ही मिलेगा, है ना, क्योंकि आप 45 में क्या जोड़ दें कि फिर आपको 90 अंश मिले। तो एक कोण यदि 45 अंश है, दूसरा 45 अंश हो जाएगा, ठीक है। 45 अंश का पूरक 45 अंश हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 आपसे पूछा है ना, ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने संपूरक के समान हो। तो यहाँ पे संपूरक है मतलब दोनों कोणों का योगफल कितना 180 अंश होना चाहिए। तो इसी प्रकार से आप बता देंगे दोनों कोण 90 90 अंश होगा, 90 अंश का संपूरक 90 अंश हो जाएगा। और फिर जो दूसरा रहेगा वो भी मतलब दोनों सेम ही है, 90 अंश का संपूरक 90 अंश आपको प्राप्त होगा, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं, माना संपूरक के दोनों समान कोण यक्स अंश है। माना संपूरक के दोनों समान कोण यक्स अंश है, तब हम लोग क्या कर देते हैं, इन दोनों को जोड़ देंगे। इतना हमें पता है कि यदि संपूरक है दोनों कोण, दोनों का योगफल कितना 180 अंश होगा। तो यहाँ पे जोड़िए, क्योंकि दोनों समान आपको करना है तो दोनों को हमने यक्स मान लिया, यक्स प्लस यक्स बराबर 180 अंश, क्योंकि संपूरक करना है। यहाँ पे जोड़ देंगे दोनों को तो 2x हो जाएगा बराबर 180 अंश। अब दोनों पक्षों में 2 से भाग दे दीजिए, ठीक है। दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर तो यहाँ पे 2x बटा 2 180 अंश बटा 2, अंश और में 2 विभाजित है, x मिला। 180 अंश का आधा कर देंगे तो आपको 90 अंश प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये मिला। तो संपूरक कोण में यदि आप 2 समान कोण लेना चाहते हैं तो प्रत्येक आपको 90 अंश प्राप्त होगा, ठीक है। अतः लिख देते हैं,
अतः संपूरक के दोनों समान कोण 90 अंश है। 90 अंश का यदि संपूरक ज्ञात करना रहेगा, मतलब दोनों समान है, यदि 90 अंश का संपूरक ज्ञात करेंगे तो आपको 90 अंश ही प्राप्त होगा। आ जाते हैं प्रश्न नंबर 6 पे। प्रश्न नंबर 6 दे दिया गया है ना, दी हुई आकृति में कोण ए एवं कोण 2, यहाँ पर यही आकृति दे दिया गया है। यहाँ पर एक सीधी रेखा पर दो कोण बने हैं, मतलब दोनों का योगफल 180 अंश हो जाएगा। बाकी यहाँ पर लिखा भी है संपूरक कोण है, कोण 1 और यहाँ पे कोण 2 संपूरक कोण है। यदि कोण 1 में कमी की जाती है, यहाँ पे कह रहा है ना कि जो यहाँ पे कोण 1 है, अब यहाँ पे इसमें आप कमी कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मान लेते हैं इतना कोण है, तो इसमें आप कमी करेंगे तो इस तरफ आ जाएंगे, ठीक है। कोण 1 में कमी की जाती है तो कोण बी में क्या परिवर्तन होगा ताकि दोनों कोण फिर भी संपूरक ही रहेंगे। तो देखिए दोनों को संपूरक बनाने के लिए कह रहा है ना, यहाँ पे कोण 1 और कोण 2 ये दो कोण हैं। अब यहाँ पे ये दोनों आपस में संपूरक हैं, मतलब दोनों कोणों को यदि आप जोड़ देंगे तो 180 अंश होगा। अब यहाँ पे कह रहा है ना कोण 1 इसका आप वैल्यू घटा रहे हैं, ठीक है। इसका वैल्यू, इसका जो यहाँ पे कोण 1 है, कोण 1 है, इसका आप मान घटा रहे हैं। तो कोण बी में क्या आप परिवर्तन करें ताकि फिर भी आप दोनों कोणों को जोड़ें तो 180 अंश प्राप्त हो। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि जो कोण ए है, ठीक है, यहाँ पर चलिए 120 अंश हम लोग मान लिए, 120 अंश है तो यहाँ पर ये 60 अंश हो जाएगा। तो यहाँ पर यदि मान लेते हैं एक अंश इसको आपने घटा दिया तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें एक अंश बढ़ाना पड़ेगा। यदि हम लोग फिलहाल में मान लेते हैं, यहाँ पर मानकर हम बताते हैं आपको, मान लेते हैं 120 अंश है और यहाँ पर 60 अंश है और यहाँ पे इन दोनों का योगफल 180 अंश है। यहाँ पर आपको प्रश्न में दे दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने मान लिया यहाँ पे कि कोण 1 को यहाँ पे 120 अंश मान लिया, यहाँ पे 60 अंश, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 180 अंश मिलेगा। अब कह रहा है ना कि कोण ए के माप को आप घटा रहे हैं, ठीक है। इसके कोण ए के माप को यदि आप घटाएंगे ना तो यहाँ पर इसके में हम लोग क्या परिवर्तन करेंगे, तो यहाँ पे कोण बी में हम लोग क्या परिवर्तन करें कि फिर भी जोड़ें तो 180 अंश मिले, ठीक है। तो चलिए एक अंश या दो अंश आप जितना भी घटा दें, चलिए हम एक ही अंश घटा देते हैं। मान लेते इसमें से एक अंश आपने कम कर दिया तो आपको मिल जाएगा 119 अंश मिला। कोण ए का मान आपने एक अंश कम कर दिया, ठीक है। इस कोण ए का माप आपने एक अंश कम कर दिया। तो अब यहाँ पर आप क्या लिखें कि यहाँ पर इसको आप जोड़ें तो 180 अंश मिले, तो यहाँ पर आपको 61 अंश करना पड़ेगा, है ना। मान लेते हैं जो कोण 1 है और कोण 2 है, आप जितना इसको कम करेंगे उतना इसमें आपको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। मान लेते हैं इसको आपने 2 अंश कम कर दिया, ठीक है। चलिए यहाँ पर 120 अंश मान लेते हैं, फिलहाल में था, दो अंश आप कम कर रहे हैं, मतलब इसको 2 अंश आप कम कर रहे हैं, तो यहाँ पे यह हो जाएगा 118 अंश। तब इसमें आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, तब यहाँ पर आपको 62 अंश जोड़ना पड़ेगा, है ना, ताकि आप जोड़ दें तभी भी आपको 180 अंश प्राप्त हो। तो इससे आपको यह आइडिया लगा ना कि जितना अंश मान लेते हैं यहाँ पर इसके माप में, कोण 1 में माप में आप में जितना कमी करेंगे, ठीक है, जितना आप कमी करेंगे उतना इसमें आप वृद्धि करेंगे, ठीक है। मान लेते हैं कोण ए का माप जो भी रहा हो, कोण बी का जो भी माप रहा हो, इन दोनों का योगफल यदि 180 अंश है तो कोण ए के माप में यदि आप जितना अंश की कमी करेंगे उतना आपको इसको बढ़ाना पड़ेगा, है ना। मान लेते हैं यदि आपने इसको 10 अंश कम कर दिया, फिलहाल में जितना भी है दोनों का योगफल आपको एक मान लेते हैं ए बी ही मान लेते हैं, कोण ए है, कोण बी है, ठीक है, ए बी दो कोई अंश है, ठीक है, कोई यहाँ पर संख्या है, इनका योगफल यदि 180 अंश है तो जितना आप इसमें कमी करेंगे, ठीक है, उतना इसमें आपको वृद्धि करना पड़ेगा, है ना, ताकि यहाँ पर दोनों समीकरण बैलेंस रहे, दोनों को योगफल करने पर 180 अंश आपको प्राप्त हो। तो यहाँ पर सिंपल आपको ये लिखना है, कोण ए के माप में आप जितनी कमी करेंगे उतनी ही कोण बी के माप, मतलब यहाँ पे कोण 1 कोण 2 करके दिया है ना, कोण ए के माप में जितनी आप कमी करेंगे कोण बी के माप में आपको उतनी वृद्धि करनी पड़ेगी। इसको हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे, जिस माप से कोण 1 घटेगा उसी माप से कोण 2 बढ़ेगा, ठीक है, यहाँ पर बढ़ेगा रहेगा। यहाँ पे कोण 1 में जितनी आप कमी करेंगे उतनी क्या कर दीजिए, कोण बी में वृद्धि कर दीजिए, तभी आपका दोनों कोणों का योगफल कितना, तभी 180 अंश आपको प्राप्त होगा, तभी दोनों कोण आपस में संपूरक कोण बने रहेंगे। यदि मान लेते हैं इसमें कमी कर रहे हैं, इसमें वृद्धि नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जितना मान में हमने लिख दिया कि जितना मान आप इसमें कम कर रहे हैं कोण 1 में, इन दोनों का योगफल पहले ही 180 अंश है, जितना आप कोण 1 में कमी करेंगे उतना इसमें वृद्धि करते रहिए ताकि इन दोनों का योगफल बैलेंस में रहे, इन दोनों का योगफल 180 अंश रहे। प्रश्न नंबर 7 दिया हुआ है, क्या दो ऐसे कोण संपूरक हो सकते हैं यदि उनमें से दोनों, यहाँ पर न्यून कोण हो, यहाँ पर आपको मतलब कंडीशन दे दिया गया कि क्या मतलब दो कोणों को जोड़ने पर यहाँ पे संपूरक होगा, यदि आपको पहला दे देगा कि न्यून कोण हो,
तो दो न्यून कोणों को यदि आप जोड़ेंगे तो क्या वो संपूरक कोण बनेगा, यह आपको बताना है। यहाँ पर सेकंड में दिया कि अधिक कोण होने चाहिए, ठीक है। दो अधिक कोणों को जोड़ेंगे तो क्या आपको संपूरक कोण मिलेगा। और यहाँ पे थर्ड में आपको दिया गया समकोण करके, ठीक है। यहाँ पर पहले प्रश्न में हम लोग न्यून कोण को लिखते हैं, ठीक है, और इसको हम लोग कई न्यून कोण, दो न्यून कोणों को हम लोग लेंगे और उन्हें जोड़कर चेक करेंगे कि यहाँ पर जोड़ने पर आपको संपूरक प्राप्त हो रहा है कि नहीं, ठीक है, मतलब 180 अंश प्राप्त हो रहा है कि नहीं, ठीक है। और यहाँ पर हम लिख भी देते हैं, देखिए न्यून कोण की बात करें, मान लेते हैं यदि थीटा कोई न्यून कोण है तो न्यून कोण का डिफिनीशन ही होता है ना कि इसको 0 अंश से बड़ा होना चाहिए, ना ही 0 अंश भी नहीं होना चाहिए, और 0 अंश से बड़ा हो लेकिन यहाँ पे यह 90 अंश से छोटा हो, ठीक है। यहाँ पे 90 अंश से छोटा इसे होना चाहिए, ठीक है, लेकिन 0 अंश से इसे बड़ा होना चाहिए। न्यून कोण का डेफिनेशन ही होता है 0 अंश और यहाँ पे 90 अंश के बीच में कोई माप ले लीजिए और उसे उन दोनों को जोड़कर आप दिखाइए कि वो मतलब संपूरक कोण होगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि आपको न्यून कोण ही लेना है ना। तो चलिए यहाँ पर एक 45 अंश ले लीजिए और प्लस 80 अंश लिख दिए, ठीक है, 80 अंश। यदि इन दोनों को आप जोड़ेंगे ना तो देखिए यहाँ पे इकाई अंक में 5 हो जाएगा और यहाँ पे दहाई के अंक में 8 4 12 125 अंश हो जाएगा। तो अभी यहाँ पर आपका 180 अंश नहीं बन पा रहा है, ठीक है, यहाँ पर 180 अंश नहीं बनेगा। और यदि आप 80 अंश भी लें, जैसे 80 अंश यदि दो कोणों को आप ले लेंगे ना तो यहाँ पर आपको 8 दूना 16 160 अंश ही आपको प्राप्त होगा। यहाँ पर जैसे कि आप कोई दो न्यून कोणों को जोड़ेंगे ना तो कभी यहाँ पर 180 अंश आएगा ही नहीं, है ना। कम से कम यहाँ पे 90 अंश का वो होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर जैसे 0 अंश और 90 अंश के बीच में आप लेंगे, मान लेते हैं आपने अधिकतम क्या क्या ले सकते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर 90 अंश से कम लेना है, चलिए यहाँ पर हम लोग 89 अंश के ले लेते हैं, ठीक है। 90 अंश तो ले नहीं सकते, चलिए दो कोण हमने यहाँ पे 89 अंश के ले लिए, इन दोनों को जोड़ते हैं तो यहाँ पर मतलब 180 में से यहाँ पे 2 अंश कम हो जाएगा, यहाँ पे 9 दूना 18 को 8 हो जाएगा, एक हासिल बना, 8 दूना 16 एक 17 हो जाएगा, इतना अंश ही बना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 180 अंश आपका बनेगा नहीं, मतलब दो यदि आप न्यून कोण लेंगे ना 0 अंश और 90 अंश के बीच में आप जोड़ेंगे तो 180 अंश होगा नहीं। देखिए हमने सबसे बड़ा यहाँ पे ले लिया माप, सबसे बड़ा कोण दो हमने लेकर यहाँ पे जोड़ कर देखा, तभी भी 180 अंश आपको प्राप्त नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर नहीं हो पाएगा, मतलब दो न्यून कोणों को जोड़कर आप 180 अंश नहीं प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले प्रश्न में आपको नहीं भरा जाएगा, ठीक है, नहीं हो जाएगा। दो न्यून कोणों का योगफल 180 अंश नहीं होगा, यहाँ पे लिखना रहेगा तो लिख देते हैं, दो न्यून कोणों का योग 180 अंश नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट में। आपको सेकंड में पूछा हुआ है ना दो अधिक कोण, तो मतलब अधिक कोण दे दिया गया सेकंड में कि क्या दो अधिक कोणों को जोड़ दें हम लोग। अधिक कोण, पहले हम लोग अधिक कोण के बारे में समझते हैं। अधिक कोण की बात करें तो यहाँ पर यह 90 अंश से तो यह बड़ा होता है, मान लेते हैं थीटा, यह मान लेते हैं, इसे थीटा ही मान लेते हैं। तो यहाँ पे ये तो 90 अंश से बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इसका वैल्यू 180 अंश से छोटा होना चाहिए। यहाँ पे लिख देते हैं 180 अंश से इसको छोटा होना चाहिए। तो ये होता है अधिक कोण, 90 अंश से बड़ा, 90 अंश से बड़ा और 180 अंश से छोटा इसका माप होना चाहिए। और यहाँ पे इन दोनों को जोड़ने पर हम लोग को यही प्राप्त करना है, ठीक है, संपूरक कोण ही प्राप्त करना है। तो यहाँ पर आप यहाँ पे 90 से आपको बड़ा लेना है, ठीक है, 90 अंश से बड़ा लेना है तो 91 आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए 91 अंश हम लोग लिख देते हैं 2। यदि आप 91 अंश ले लेंगे तो यहाँ पे इकाई अंक पे 2 हो जाएगा और फिर दहाई पे 9 दूना 18, 182 अंश मिलेगा। 182 अंश तो मिलेगा लेकिन आपको 180 अंश नहीं मिलेगा, यहाँ पर भी 180 अंश आपको नहीं प्राप्त होगा। हमने यहाँ पर आपको बताया कि जब भी दो अधिक कोण रहेंगे ना उनको आप जोड़ेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं कि 90 अंश से अधिक हो जा रहा है, तो जो 90 अंश से अधिक कोण रहेगा ना तो यहाँ पर उनको आप जोड़ेंगे, कोई भी आप कोण दो ले लीजिएगा, ठीक है, जो 90 अंश और यहाँ पे 180 अंश के बीच में रहे। यदि आप उन्हें जोड़ेंगे ना तो कभी 180 अंश नहीं होगा। सबसे छोटा हमने यहाँ पर लेकर आपको दिखाया 91 अंश हमने जोड़ कर दिखाया, ठीक है, जो यहाँ पे 90 अंश और 180 अंश के बीच में था, तो 182 अंश आपको मिला है, ठीक है। 180 अंश नहीं प्राप्त होगा क्योंकि इससे छोटा हम लोग ले भी नहीं सकते, ठीक है। अब 91 अंश से छोटा 90 अंश तो ले नहीं सकते क्योंकि यह अधिक कोण हमें लेना है 90 अंश और 180 अंश के बीच में, तो यहाँ पर आपको नहीं प्राप्त होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप नहीं लिखेंगे, है ना। यहाँ पे कारण लिखना रहेगा तो लिख देते हैं, दो न्यून कोणों का योग 180 अंश नहीं होगा। दो यहाँ पे अधिक कोण हमें लिखना है, दो
अधिक कोणों का योग 180 अंश नहीं हो सकता, या नहीं हो सकता या नहीं होगा लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर नहीं होगा। जो भी दो न्यून कोणों को आप जोड़ेंगे तभी भी संपूरक नहीं हो सकता, यदि दो अधिक कोणों को जोड़ेंगे तभी भी संपूरक नहीं हो सकता। चलिए यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग थर्ड वाले प्रश्न पे। थर्ड वाले प्रश्न में आपको दे दिया गया है समकोण, दोनों को आपको समकोण करने के लिए बोला है। ठीक है, समकोण मतलब ठीक 90 अंश। तो यदि यहाँ पर हो जाएगा दोनों, यदि आप 90 अंश और 90 अंश जोड़ देंगे तब आपको 180 अंश प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर होगा, यहाँ पर लिख देते हैं हाँ, यहाँ पर हाँ लिखना है, हमें लिखना रहेगा तो लिख देते हैं दो समकोण का योग 180 अंश होगा, अतः दो समकोण संपूरक होते हैं, क्योंकि उनका योगफल करेंगे तो आपको 180 अंश प्राप्त हो जाएगा। बाकी यहाँ पर अधिक कोण के लिए भी नहीं मिला आपको, दो अधिक कोण लेंगे उनको जोड़ेंगे तो आपको 180 अंश नहीं मिलेगा, और जब दो आप न्यून कोण लेंगे तभी भी उनको जोड़ेंगे तो आपको 180 अंश नहीं प्राप्त होगा। आ जाते हैं प्रश्न नंबर 8 पे। प्रश्न नंबर 8 दे दिया गया है ना, एक कोण 45 अंश से बड़ा है, 45 अंश से बड़ा है, क्या इसका पूरक कोण 45 अंश से बड़ा है अथवा 45 अंश के बराबर है अथवा 45 अंश से छोटा है। चलिए इसको हम लोग एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। देखिए यहाँ पर दे दिया गया है पूरक, मतलब आपको पता है कि दो कोणों को आप जोड़ना है, दो कोणों को हमें जोड़ना है, और यहाँ पे पूरक मतलब यहाँ पे 90 अंश प्राप्त हो। ठीक है, तो एक को तो पहले दे दिया गया कि एक कोण 45 अंश से बड़ा है, मतलब यहाँ पे 45 अंश से आपको बड़ा ही लेना है। ठीक है, 45 अंश से बड़ा मतलब चलिए 46 अंश ले लेते हैं, इससे बड़ा कोई भी हो सकता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 46 अंश ले लें, है ना। अब यहाँ पर देखिए तो इसका पूरक आपको क्या मिलेगा, मान लेते हैं यहाँ पर एक कोण आपको 46 अंश हो गया, तो दूसरा आपको कोण क्या मिलेगा, उसमें हम लोग क्या जोड़ देंगे कि आपको 90 अंश मिलेगा। तो यहाँ पे 46 है तो यहाँ पर आपको जोड़ना पड़ेगा 44। ठीक है, यदि हम लोग 8 में 6 जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा, 10 को 0, 4 4 8 9, 90 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जब यहाँ पर ना आपने 45 अंश से बढ़ा लिया ना, तो इसको आपको 45 अंश के हिसाब से बताना पड़ेगा। तो ये 44 अंश है क्या ये देखिए, अब यहाँ पर पढ़िए, क्या इसका पूरक 45 अंश से ये बड़ा है, यहाँ पर बताइए आप 45 अंश से बड़ा है अथवा 45 अंश के बराबर है अथवा 45 अंश से छोटा। तो यहाँ पर यदि 44 की बात करेंगे तो ये हमेशा आपको क्या मिलेगा, 45 अंश से यहाँ पर छोटा ही मिलेगा। ठीक है, जाहिर सी बात है, दोनों को हमें जोड़ना है तो 90 अंश हमें प्राप्त करना है, और यहाँ पर एक को आप बता दे रहे हैं कि 45 अंश से बड़ा लेना है आपको। 45 अंश से बड़ा मतलब चलिए हम 50 अंश का ही बिल ले लेते हैं। ठीक है, यदि हमने 50 अंश का ले लिया, क्योंकि यहाँ पर हम लोग स्वतंत्र हैं, 45 अंश से आप बड़ा ले सकते हैं, तो हमने 50 अंश का ले लिया, तो यहाँ पर 50 में हम लोग क्या जोड़ देंगे कि यहाँ पर आपको 90 मिल जाएगा, 5 4 9, 40 अंश आपको लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर 45 के साथ यदि तुलना करेंगे तो यहाँ पे 45 अंश से ये क्या है, छोटा ही है ना। 45 यहाँ पर हमने 45 अंश से इसको बड़ा लिया, तो इसको आपको 45 अंश से छोटा लेना पड़ेगा, तभी इसका इन दोनों का योगफल कर देंगे, तब आपको 90 अंश मिलेगा, तब ये दोनों कोण आपस में पूरक कोण मतलब पूरक कहलाएंगे, है ना। 50 अंश का पूरक कितना हो जाएगा, 40 अंश, और 40 अंश का पूरक 50 अंश हो जाएगा। तो यहाँ पर जब भी आप दो पूरक कोण ले रहे हैं, मतलब यहाँ पे दो कोण आपस में पूरक कोण है, तो एक कोण यदि आप 45 अंश से अधिक ले रहे हैं तो दूसरा आपको 45 अंश से कम लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर ये होगा 45 अंश से छोटा, कम कह सकते हैं या छोटा कह सकते हैं, यही आपको लिखना है। लिखते हैं एक कोण 45 अंश से बड़ा है तब इसका पूरक 45 अंश से छोटा है। ठीक है, उदाहरण के लिए हम लोग लिख देते हैं, एक आध एग्जाम्पल दे दीजिए, लिख देते हैं उदाहरण के लिए हमने, चलिए जो एग्जाम्पल हमने लिखा, चलिए इन्हीं दोनों को हम लोग नोट कर देते हैं। एक आप मैंने मतलब 45 अंश से यदि आप बड़ा ले हैं तो यहाँ पर आपको 45 अंश से आपको छोटा मिला, और इनका योगफल किया तो आपको 90 अंश प्राप्त हुआ। एक हमने यहाँ पर 50 अंश लिया था, चलिए 50 अंश को भी नोट कर देते हैं। 50 अंश यहाँ पर एक 90 मतलब यहाँ 45 अंश से एक को आपने बड़ा लिया, दूसरे को 45 अंश से आपने छोटा लिया। ठीक है, तभी इनका योगफल आपको 90 अंश प्राप्त हुआ। ठीक है, दो उदाहरण की मदद से भी हमने समझा दिया। आ जाते हैं प्रश्न नंबर 9 पे। प्रश्न नंबर 9 दे देगा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों को हमें भरना है। यदि दो कोण पूरक हैं तो उनके मापों का योग, देखिए पूरक है तो 90 अंश, सिंपल है, इतना तो प्रैक्टिस हो ही गया हम लोग का। यहाँ पर बता दीजिए कि दो कोण यदि पूरक हैं तो उनके मापों का योग 90 अंश आपको मिलेगा। यदि दो कोण संपूरक है तो उनके मापों का योग 180 अंश मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे दो आसन्न कोण संपूरक हैं तो वे
यहाँ पे आसन कोण, यहाँ पे संपूरक हैं तो वे यहाँ पे रैखिक युग्म बनाते हैं, इसे रैखिक युग्म लिखते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं रैखिक युग्म। यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है हम बताते हैं। देखिए आसन कोण मतलब दो साथ में कोण होने चाहिए, उनकी एक भुजा उभयनिष्ठ होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हम बना देते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने इस प्रकार से हमने कोण बना दिया, ठीक है। यहाँ पर देखिए यह वाला कोण और यह वाला कोण आपस में आसन कोण कहलाएगा, क्योंकि इसमें एक भुजा क्या है, उभयनिष्ठ है। एक भुजा इसके साथ भी यही कोण बना रहा है, इस भुजा के साथ, मतलब यहाँ पे जो यह कोण बना रहा है ना, उसमें यह भी इस भी भुजा को सम्मिलित कर रहा है। तो यहाँ पे जो दूसरा वाला है, यह भी जो कोण बना रहा है, उसमें भी यह भुजा को सम्मिलित कर रहा है, ठीक है। और जब इन दोनों कोणों का योगफल मतलब दोनों यदि संपूरक हो जाते हैं, संपूरक मतलब 180 अंश हो जाते हैं, तो यहाँ पर यह बनता है ना, इसे बोलते हैं रैखिक युग्म, ठीक है। रैखिक युग्म की बात करें तो 180 अंश होता है, रैखिक युग्म 180 अंश होता है। यहाँ पे दे दिया गया था कि संपूरक मतलब 180 अंश। यहाँ पे इन दोनों का यदि इन दोनों का योगफल 180 अंश हो गया तो यहाँ पर एक रैखिक युग्म बनाते हैं, ठीक है। रैखिक युग्म का मतलब होता है एक सरल लाइन बना रहे हैं। यदि दो आसन कोण संपूरक हैं तो वे रैखिक युग्म बनाते हैं, मतलब दोनों मिलकर एक रेखा बना देंगे, 180 अंश हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि संपूरक दे दिया गया। चलिए इसे हम लोग नोट कर देते हैं। पहले प्रश्न में आपको 90 अंश भरना है, और दूसरे में 180 अंश, और तीसरे में आपको भरना है रैखिक युग्म। रैखिक युग्म का मतलब हुआ कि दो कोण हैं आपस में मिलकर एक रैखिक युग्म मतलब एक रेखा बना रहे हैं। प्रश्न नंबर 10 दिया हुआ है, संलग्न आकृति में निम्नलिखित कोण युग्मों के नाम दीजिए। नाम आपको देना है। पहला में शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख अधिक कोण, यहाँ पे शीर्षाभिमुख भी होना चाहिए और साथ साथ अधिक कोण होना चाहिए। शीर्षाभिमुख कोण भी होना चाहिए, साथ साथ अधिक कोण होना चाहिए। तो इस बात का हम ध्यान में रखेंगे। पहले इन सबको हम लोग एक बार समझ लेते हैं ना कि ये सब होता क्या है। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं। यदि देखिए दो रेखाएं यदि एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर दी है ना, तो जो भी आमने सामने का जो कोण बनता है उसे शीर्षाभिमुख कोण करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम आपको बनाकर दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर दी ना, तो जो यहाँ पर कोण बन रहा है, ठीक है, यह वाला कोण इस वाले कोण के साथ यह शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसके सामने वाला जो कोण है यह शीर्षाभिमुख कोण आपस में कहलाएंगे। अच्छा, इस वाले कोण के लिए शीर्षाभिमुख कोण कौन सा हो जाएगा, यह वाला कोण हो जाएगा, ठीक है। हमने बता दिया आपको कि इस वाले के लिए यह वाला शीर्षाभिमुख कोण मतलब सामने वाले कोण, मतलब जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, जो यहाँ पर इसके सामने यह वाला कोण बन रहा है, ठीक है, यहाँ पर जो ये झुकाव है यह वाला झुकाव है, ये दोनों कोण आपस में शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे। और यहाँ पर इसका शीर्षाभिमुख कोण यह वाला शीर्षाभिमुख कोण कहलाएगा, ठीक है। ये हमने समझा शीर्षाभिमुख कोण। यदि नामकरण करना रहेगा तो हम बता देते हैं। यहाँ पे यह वाला कोण जो, चलिए कोण 1 नामकरण कर देते हैं इसे, कोण 2, कोण 3, यहाँ पर हमने कोण 4 नामकरण कर दिया। और एक बात और ध्यान में रखेंगे, शीर्षाभिमुख कोण जो जब भी रहते हैं आप इसे नापेंगे ना तो सामने वाले कोण आपस में बराबर भी रहते हैं, ठीक है। शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। जो यहाँ पे कोण 1 बनेगा ना, वह कोण यहाँ पे इसके सामने वाला कोण कौन सा है, यह कोण 3, यह कोण आपस में बराबर भी होते हैं, ठीक है। यह दोनों आपस में शीर्षाभिमुख कोण है और बराबर भी हैं। और यहाँ पर देखिए यह एक है, यहाँ पे कोण 2 और कोण 4 यह भी आपस में बराबर रहेंगे। आप चाहें तो नाप सकते हैं, है ना। कोई भी यहाँ पर दो रेखाओं को प्रतिच्छेद कराकर खींच दीजिए और फिर आप नापेंगे तो सामने वाले कोण आपस में बराबर मिलेंगे। ये इस शीर्षाभिमुख कोण को हमने बता दिया। चलिए अब यहाँ पे आसन्न पूरक कोण, पहले तो आसन्न कोण के बारे में हम समझते हैं। अब यहाँ पे अधिक कोण दे देगा तो इसको हम लोग समझ लेंगे। अब देखिए आसन्न कोण के बारे में हम बताएं ना, तो जब भी दो कोण बने, ठीक है, इस प्रकार से एक कोण बने, इस प्रकार से एक कोण बना यहाँ पे। अब यहाँ पे या तो इस भुजा के साथ या तो इस भुजा के साथ जुड़कर एक कोई और कोण बन जाए, ठीक है। चलिए इधर ही हम बना देते हैं। यहाँ पर हमने एक कोण बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखें यह वाला कोण बना, ठीक है। तो यह वाले कोण में यह वाली भुजा का इस्तेमाल हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे इसी के साथ, इसी भुजा के साथ यह वाला एक और कोण बन गया, मतलब कोण तो दो बन रहा है। यहाँ पर ये भी कोण, यहाँ पर ये भी कोण, इसमें एक भुजा उभयनिष्ठ है। मतलब यहाँ पे जो यह वाली भुजा है ना, चलिए नामकरण कर देते हैं ओ ए बी, यहाँ पर सी, जो यहाँ पे ओ बी भुजा कह लीजिए या किरण कह लीजिए, जो ओ बी भुजा है, ओ बी भुजा का इस्तेमाल करके यह वाला कोण बना है, ठीक है। यहाँ पर भी कोण बन रहा है और ओ बी भुजा का इस्तेमाल करके यहाँ पर भी कोण बना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आसन्न कोण कहलाते हैं, ठीक है। ये होता है आसन्न कोण जिसमें एक भुजाएं उभयनिष्ठ होती है, ठीक है। ये हो गया। इसमें शीर्ष भी उभयनिष्ठ होता है। यहाँ पे इस कोण का जो शीर्ष है वहीं इस कोण का भी शीर्ष होगा, यही हो गया। चलिए ये हो गया। समान यहाँ पे संपूरक कोण, जो हम लोग इसको बता देंगे समान संपूरक कोण। संपूरक कोण के बारे में तो हमने पढ़ा, ठीक है। और समान संपूरक कोण, चलिए ये भी हो जाएगा। आसन्न कोण जो रैखिक युग्म नहीं बनाते, ठीक है। आसन्न कोण, देखिए आसन्न कोण को तो हमने बताया। अब यहाँ पे जब भी ना इस प्रकार से एक रेखा पर बन जाएगा, यहाँ पर हम चलिए बना देते हैं इस प्रकार से।
जब यहाँ पे दो आसन कोण, यहाँ पर देखिए आसन कोण ये भी है, यहाँ पर ये दोनों आसन कोण है, यह वाला कोण और यह वाला कोण, क्योंकि यह दोनों कोण जुड़कर एक जब भी एक रेखा बना देंगे, मतलब यहाँ पे आसन कोण हम लोग बोलेंगे कब, जब यहाँ पे एक भुजा उभयनिष्ठ है, यह वाली भुजा क्या है, इस कोण को भी बनाने में इस भुजा का इस्तेमाल हो रहा है, साथ साथ जब इस कोण को हम लोग बना रहे हैं तभी भी इस भुजा का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो ये दोनों कोण आपस में आसन कोण हो गए। अब यदि इनका योगफल 180 अंश हो गया, जब भी दो, चलिए यहाँ पर नामकरण कर देते हैं, एक धन यहाँ पे कोण 2, जब यहाँ पे दो कोणों का योगफल 180 अंश हो जाए ना, जब दो कोणों का योगफल, जब दो आसन कोणों का योगफल 180 अंश होता है तो उसे बोलते हैं रैखिक युग्म। आपको कभी कभी प्रश्न में पूछ देगा रैखिक युग्म में कितना अंश होता है, तो रैखिक युग्म मिलकर 180 अंश का कोण बनाते हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हो गया। अब चलिए हम लोग प्रश्नों का जवाब देते हैं। अब यहाँ पे दे देगा शीर्षाभिमुख कोण, अधिक कोण। यहाँ पर ध्यान में रखेंगे कि वो अधिक कोण होना चाहिए। शीर्षाभिमुख कोण हम लोग किसको बोल देंगे, दो रेखाएं जो यहाँ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर दिए, AC और यहाँ पे BD एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर दिया ना, तो जो यहाँ पर कोण बना है, यह वाला जो कोण बना है और यहाँ पर जो कोण बन रहा है, यह कोण आपस में बराबर होगा, क्योंकि सम्मुख कोण है बराबर है और शीर्षाभिमुख कोण भी है। चलिए यह हो गया। और देखिए शीर्षाभिमुख कोण यहाँ पर भी बनेगा और यहाँ पर भी बनेगा, ठीक है। शीर्षाभिमुख कोण के बारे में हमने बताया, जब भी दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर देंगी, जो भी सामने वाला कोण रहेगा बराबर भी रहेगा और वहीं आपस में शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं, ठीक है। इस वाले का यह हो जाएगा और यहाँ पर इस वाले कोण का यह वाला, तो यहाँ पर अधिक कोण दे दिया गया है, ठीक है। यदि हम लोग इस वाले कोण की बात करें ना, इस कोण को, इन दो कोणों के युग्म को हम लोग लेंगे ना, तो यह न्यून कोण है, ठीक है। 0 अंश और 90 अंश के बीच में ये, मतलब यहाँ पर काफ़ी कम आपको देखने में लग रहा है, तो यहाँ पर इसका ये मतलब हो कि यह न्यून कोण है, ठीक है। 90 अंश से तो कम ही है। अब यहाँ पर अधिक कोण, हमें अधिक कोण लेना है तो हम लोग यह वाला लेंगे, बड़ा वाला, ठीक है, जो कि 90 अंश से इसका वैल्यू अधिक है ना। तो यहाँ पर इसका नामकरण इस प्रकार से कर दीजिए, AOD यह वाला कोण AOD और यहाँ पे BOC, ठीक है। यहाँ पर चलिए हम इसको बनाकर भी आपको दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पर दो प्रतिच्छेदी किया हुआ है इस प्रकार से, चलिए, और इसमें पास में है तो हम लोग पास के हिसाब से बना देते हैं, है ना। चलिए नामकरण एक बार कर देते हैं, AC, चलिए यहाँ पे एक किया है और यहाँ पे C, और यहाँ पर है D और यहाँ पर है B, यहाँ पर हमने B नामकरण कर दिया। तो यहाँ पर जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद की तो शीर्षाभिमुख कोण बना रहे हैं, ठीक है। यह वाला कोण यह दोनों आपस में शीर्षाभिमुख कोण है, यहाँ पर O नामकरण कर दिया है। तो यहाँ पर आपको अधिक कोण वाला लिखना है, तो यहाँ पर अधिक कोण मतलब यह बड़ा वाला हम लोग लिखेंगे, ठीक है। इसी को आपको लिख देना है। इस कोण का नामकरण करने की बात करेगा तो यहाँ पे AOD और यहाँ पे BOC, ठीक है। तो AOD हो जाएगा, यहाँ से भी नामकरण देख सकते हैं, यहाँ पे AOD यह वाला कोण AOD जो बन रहा है और BOC, ठीक है, कोण BOC, यही दोनों आपस में शीर्षाभिमुख कोण है और साथ साथ अधिक कोण है, ठीक है। शीर्षाभिमुख कोण तो यह भी है लेकिन न्यून कोण है, तो इसको हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है। चलिए इसको हम लोग पहले साथ साथ नोट भी करते चलते हैं। पहले वाले प्रश्न में आपको मिला, पहले वाले प्रश्न में आपको यही मिला है, कोण AOD मिला, कामा BOC, ये दोनों कोण आपस में शीर्षाभिमुख कोण भी है और साथ साथ अधिक कोण भी है। अब यहाँ पे प्रश्न में दे देंगे आसन मतलब हमने बताया आपको कि दो कोण होने चाहिए और दोनों कोण आपस में एक जुड़े होना चाहिए, उसमें एक भुजा उभयनिष्ठ हो, ठीक है, एक भुजा उभयनिष्ठ हो। और यहाँ पे दे दिया गया पूरक कोण, मतलब यदि हम लोग दो कोणों को जोड़ देना तो आपको पूरक मतलब 90 अंश हमें मिले। यहाँ पर देखिए कब आपको 90 अंश मिलेगा, देखिए 90 अंश यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बना है BOE, यहाँ पर यह 90 अंश है, ठीक है, 90 अंश है ना। और यहाँ पे इसकी भी बात कर देंगे तो EOD यह भी ठीक 90 अंश है ना। अब यहाँ पे यहीं पर आपको 90 अंश मिलेगा, आसन कोण होने चाहिए, तो देखिए यहाँ पर एक यह वाला कोण ले लीजिए और एक यह वाला, ठीक है, एक यह वाला कोण और एक यह वाला कोण, इन दोनों कोणों का जब आप योगफल कर देंगे तो आपको 90 अंश मिलेगा। और आसन भी है, आसन मतलब जुड़े हुए भी हैं, ठीक है। इसमें क्या है, जो OA भुजा है यह उभयनिष्ठ है, ठीक है। OA का निर्माण के लिए यह वाला मतलब OA का निर्माण इस कोण को भी बनाने में हो रहा है और यहाँ पे OA का निर्माण इस कोण को भी बनाने में हो रहा है, तो आसन भी हो गया। और पूरक कोण मतलब यदि इन दोनों, इस वाले कोण और इस वाले कोण को हम लोग जोड़ेंगे तो 90 अंश मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर ऐसे ठीक आपको 90 अंश मिलेगा। यदि छिद्र इसका अलग से बनाना हो तो अलग से भी हम लोग बना कर दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे इस प्रकार से हो गया और यहाँ पे ऐसे है, कुछ इसी प्रकार से। यहाँ पे यह O है और यहाँ पर B है और यहाँ पे A है और यहाँ पर E है,
ठीक है, हमें ऐसा ही चाहिए ताकि यहाँ पे जोड़ने पर 90 अंश हमें मिल जाए। यहाँ पर ठीक पूरा यहाँ से यहाँ तक 90 अंश आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर आज साथ साथ ये आसन्न कोण है, यह वाला कोण और यह वाला कोण क्या है, आसन्न कोण है। और जोड़ने पर आपको पूरक कोण भी मिल जाएगा। इन दोनों कोणों का योगफल कर देंगे तो 90 अंश मिल जाएगा। और इसमें आसन्न कोण भी है। यहाँ पे जो OA भुजा है, OA भुजा का इस्तेमाल इस कोण को भी बनाने में हो रहा है, OA भुजा का इस्तेमाल इस कोण को भी बनाने में हो रहा है। ठीक है, तो इन्हीं दोनों कोणों को लिख दीजिए। तो यहाँ पर AOB कोण, AOB को नोट कर देना है। और यहाँ पे AOE को, कोण AOE को, इसको हम लोग नोट कर देते हैं सेकेंड वाले प्रश्न में। यहाँ पे AOB कामा कोण AOE हो गया। चलिए यहाँ पे ये सेकेंड वाला प्रश्न हल हो गया। आ जाते हैं थर्ड पे। यहाँ पे दे देगा समान होने चाहिए, समान का मतलब बराबर होने चाहिए। और यहाँ पर समपूरक कोण मतलब उनका योगफल 180 अंश होना चाहिए। तो यहाँ पर रैखिक युग्म को ले लीजिए। ठीक है, यहाँ पर जो एक सीधी रेखा बन रहा है, BD एक सीधी रेखा बन रहा है। और यहाँ पे चूंकि चाहिए समान मतलब बराबर, तो यहाँ पर आपको 90 अंश वाले को लेना पड़ेगा। ठीक है, जो यहाँ पर इतना 90 अंश बन रहा है, यहाँ पर ना जो OE बना रहा है, यहाँ पर ये भी 90 अंश, ये भी 90 अंश, ताकि 90 अंश दो समान हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और संपूरक कोण मतलब यदि 90 अंश और 90 अंश को जोड़ देंगे तो 180 अंश आपको मिल जाएगा। ठीक है, तभी यहाँ पर आपको संपूरक कोण बन जाएगा। ठीक है, BD हो जाएगा। तो इसका उत्तर यही हो जाएगा। EOB या BOE लिख दीजिए। यहाँ पर इस वाले की हम बात करें, कोण BOE, नामकरण आप दोनों प्रकार से कर सकते हैं, या BOE भी लिख सकते हैं इसको, या EOB भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों तरह से। यहाँ पे चलिए ये और इस वाले कोण को जोड़िए, मतलब यहाँ पे BOE या EOB लिख दीजिए। ठीक, EOD डी है, DOE या EOD। चलिए कोण EOD ही लिख देते हैं हम, है ना। यह दोनों समान है, मतलब यहाँ पे दोनों क्या है, 90 अंश के हैं, दोनों समान हम बराबर हो गए। और यदि इन दोनों कोणों को यहाँ पे जोड़ देंगे तो 180 अंश मिल जाएगा। ठीक है, 180 अंश मिल जाएगा। तो यही आपको बना, समान भी हो जाएगा, बराबर भी, और संपूरक कोण मतलब दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो 180 अंश भी हो जाएगा। तो यहाँ पर मतलब यहाँ पे BOE और यहाँ पे EOD, यही दोनों कोणों को लिखना है आपको। कोण BOE कामा कोण EOD। अब आ जाते हैं हम लोग चौथे वाले प्रश्न में। चौथे वाले प्रश्न दे देंगे असमान मतलब बराबर नहीं हो, और संपूरक कोण हो, मतलब 180 अंश तो हमें चाहिए, 180 अंश तो हमें चाहिए क्योंकि संपूरक कोण लेना है। और लेकिन असमान हो, बराबर नहीं हो। तो यहाँ पर चलिए, यहाँ पे BD को ही हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे BD यही हो गया। और यहाँ पर अब हमें यहाँ पे ठीक बराबर नहीं चाहिए, तो यहाँ पर यही वाला कोण को ले लीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए यह वाला कोण हम लोग ले लेंगे, और यहाँ पर जो ये बड़ा सा कोण बना है इसको ले लेंगे। ठीक है, देखिए BOA को ले लेंगे और AOD को ले लेंगे। ठीक है, चलिए इस फिगर को हमने यहाँ पर बना दिया ताकि अच्छे से समझ में आए आपको। देखिए BD है यहाँ से यहाँ तक, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 180 अंश आपको मिल जाएगा। मतलब यहाँ पर जो पूरा कोण बनेगा 180 अंश बनेगा। और यहाँ पर एक हम लोग को समान कोण मतलब समान बराबर कोण नहीं चाहिए, असमान चाहिए, तभी हमने ले लिया। देखिए इस वाले कोण को जोड़ देंगे, और यहाँ पर जो इतना सा कोण बन रहा है ना, इसको हम लोग जोड़ देंगे, तो यहाँ पे असमान भी हो जाएगा। और साथ साथ इन दोनों कोणों का योगफल कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पर इसको भी ले सकते हैं। ठीक है, जो यहाँ पर नीचे भी कोण बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम खींच कर दिखाते हैं आपको, यहाँ पे जो OC के साथ बन रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पर C को हमने बना दिया, यहाँ पे B है, O है, और यहाँ पर C है यह बिंदु, और यहाँ पे D हो गया। तो यहाँ पर इसको भी आप साथ में ले सकते हैं, इस वाले कोण को भी और यहाँ पे इस वाले कोण को भी। ठीक है, इन दोनों कोणों का योगफल भी 180 अंश हो जाएगा, एक रैखिक युग्म बना देगा, सरल लाइन बना देगा। और यहाँ पे दोनों कोण आपस में समान भी नहीं है। ठीक है, चाहे तो आप इस कोण को भी ले सकते हैं और इन दोनों कोणों का युग्म ले सकते हैं, या फिर इन दोनों कोणों का युग्म ले लीजिए। ठीक है, इन दोनों कोणों को आप जोड़ देंगे तो 180 अंश मिल जाएगा। दोनों कोण आपस में संपूरक हो जाएंगे और साथ साथ असमान भी रहेंगे, है ना। तो चाहे तो इनका युग्म आप लिख दीजिए, चाहे तो इनका युग्म लिख दीजिए। यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे कोण AOB, इसको हमने लिख दिया AOB कामा AOD लिख देते हैं। चलिए कोण AOD हमने लिख दिया इसको, या फिर आप इसको लिख लीजिएगा BOC, कोण BOC, या यहाँ पे COD। तो या तो इस युग्म को लिख लीजिए या इसको लिख लीजिए, इन दोनों में से किसी एक को लिख लीजिए। चलिए हम इसी को लिख देते हैं, AOB AOD, AOB कामा AOD। या फिर चाहे तो आप यहाँ पर भी इसको भी ले सकते थे। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक सीधे रेखा है, 180 अंश हो जाएगा, यहाँ पर भी AC 180 अंश हो जाएगा। इस कोण को ले लीजिए और यहाँ पर इस कोण को ले लेंगे, इस प्रकार से भी आपको मिल जाएगा। जो असमान रहेगा और संपूरक कोण भी रहेगा। ठीक है, बराबर भी नहीं रहेगा। यहाँ पर इतने वाले कोण को और इस वाले कोण को भी आप ले सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न में आ देते हैं, 5वें पे। यहाँ पर दिया आसन्न कोण,
आसन्न कोण जो रैखिक युग्म नहीं बनाते हैं। आसन्न कोण मतलब जुड़े तो होने चाहिए, लेकिन यदि आप उनको जोड़ दें तो 180 अंश ना हो, ठीक है, वही हो गया। यहाँ पे इन दोनों कोणों को ले लीजिए, यहाँ पे रैखिक युग्म नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों कोणों को भी हम लोग ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ इसमें OA जुड़ा है, लेकिन यहाँ पे 180 अंश ये नहीं बना रहे, इन दोनों कोणों की बात करें हम, ठीक है। और फिर इन दोनों कोणों को भी हम लोग ले सकते हैं, इन दोनों कोण, जैसे यहाँ पर AOD तक जो कोण है, यहाँ पे AOE, यहाँ पर इतना कोण और यहाँ पे इतना कोण EOD, ये अब इन दोनों कोणों को भी जोड़ देंगे तो 180 अंश नहीं बनेगा। और यहाँ पे इस वाले कोण और इस वाले कोण को भी ले लेंगे, EOD COD, और यहाँ पे DOE, इन दोनों कोणों को भी ले लेंगे तो यहाँ पर यह रैखिक युग्म नहीं बनाएंगे, 180 अंश नहीं बनाएंगे, ठीक है। अब बस लेते हुए इस बात का ध्यान में रखेंगे ना कि बस यहाँ पे सीधी रेखा ना बने, ऐसे को सभी कोणों को ले लीजिए, ठीक है। चलिए हम इन दोनों को लिखते हैं, यहाँ पे BOA, यहाँ पे BOA ये हो गया, और यहाँ पे AOE, कोण AOE ये हमने ले लिया। चलिए एक तो यह हो गया, और दूसरा हम लोग इन दोनों को भी ले सकते हैं, AOE EOD हमने ले लिया, EOD ले लिया। इन दोनों को भी ले सकते हैं, इसको लिख दीजिए, EOD को हमने ले लिया, और यहाँ पे DOC या COD लिख दीजिए, कोण COD। कुल इतने ही प्रकार से हो सकता है। हमने बस यहाँ पर आप लिखते हुए ध्यान में रखेंगे कि इन दोनों को जोड़ दें तो यहाँ पे सीधी रेखा ना हो, ठीक है। अब किन किन कोणों को नहीं लेंगे, जिनका कोणों को जोड़ने पर 180 अंश हो रहा, तो यहाँ पे जो भी संपूरक कोण वाला जो हमने बताया ना, यहाँ पे संपूरक कोण नहीं होना चाहिए, 180 अंश नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से ऐसे हमने ऐसे कोणों का युग्म को लिख दिया जो कि संपूरक भी हैं, और साथ साथ मतलब यहाँ पे आसन्न कोण है, लेकिन यहाँ पे संपूरक कोण नहीं बना रहे हैं, ठीक है। संपूरक कोण मतलब 180 अंश नहीं बना रहे हैं, रैखिक युग्म नहीं बना रहे हैं, लेकिन आसन्न कोण है, दो साथ साथ कोण आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये एक यह दोनों बनेगा, एक यह दोनों और एक यह दोनों बनेंगे, ठीक है। इनको हमने यहाँ पे नामकरण कर दिया, बस इसे हम लोग नोट करते हैं। यहाँ पे एक बना था कोण BOA, AOE था, ठीक है। फिर यहाँ पर हम लोग दूसरे को नोट करते हैं, कोण AOE था, EOD था। चलिए कि ये हो गया। और तीसरे को हम लोग नोट करते हैं, तीसरा जब बना था EOD, COD। चलिए इस प्रश्नावली में कुल 10 ही प्रश्न थे, 200 प्रश्न हल हो गए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, यदि चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।